सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। अभी देखिए आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। अब आ रही है ना? वो कुछ Right. जूम का सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया था। एक अब आ मिनट। रही है, बढ़िया। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग रौप्य भस्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रौप्य भस्म जो है अलग अलग औषधि के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट भी प्रयोग करते हैं। चांदी का वर्क होता है वो मिठाइयों में हम लोग प्रयोग करते हैं। हम जैसे बर्फी वगैरह बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं या फिर मोदक बनाते हैं, उसमें चांदी का वर्क जो रहता है उसका प्रयोग, मतलब ये अभ्यंतरता इसका प्रयोग होते रहा है। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। आज कुछ सेटिंग में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सर आप मेडिसिन बता रहे थे, ताप्यादी लौ, पंचामृत प्रॉपर्टी हाँ की बात। हाँ, मैं यही बता रहा था। ताप्यादी लौ में हम लोग चांदी का भस्म का प्रयोग करते हैं। पंचामृत परपटी में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारे कल्पों में हम चांदी का प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क की बहुत सारी बीमारियों में हम चांदी का भस्म का प्रयोग करते हैं। तो आज हम चांदी पे बात करेंगे कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक लोग थे उन लोगों ने चांदी पे कितना काम किया है, मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो अगर हम लोग देखें तो चांदी जो है, सिल्वर, ये इसके सिक्के का भी प्रचलन बहुत हुआ है भारत में। उसके बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। मंदिर और औषधियों में, मंदिरों में भी इसका सजावट किया जाता है और औषधि के रूप में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तो चांदी जो रहता है वो उसको हम सिल्वर बोलते हैं, आप लोग को पता है। तो हम लोग आयुर्वेद के चिकित्सक लोग अशुद्ध चांदी नहीं प्रयोग करते हैं डायरेक्ट, मतलब फिजिकल फॉर्म में लेके शरीर में दे दें, ऐसा हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं। हम उसका शोधन और मारण करते हैं। जब हम शोधन और मारण करते हैं तभी वो फायदा होता है। और धातुओं का सामान्य शोधन होता है और एक विशेष शोधन होता है। तो क्या बताया है कि तैले तक्रम गवाम मूत्रे ह्यारणाले कुलत्थजे क्रमान निशवे तप्तम द्रावे द्रावे तो सप्तदा स्वर्णादि लोह पात्राणाम शुद्धि रेशा प्रशस्यते। मतलब कि तेल में, तक्र में, मतलब छाछ जो होता है, तक्र में, तेल में, गाय के मूत्र में, क्षार में और ह्यारनाल में और कुलत्थ में, इसमें 7 7 बार उसको हम लोग ढालन प्रक्रिया करते हैं, ढालन संस्कार करते हैं, तो वह सामान्य शोधन हो जाता है। दूसरा क्या है कि विशेष शोधन। शोधन से क्या होता है कि वो हम लोग मतलब उसकी इंप्योरिटीज को निकालते हैं और मारण करने से वो भस्मीभूत करते हैं और बिना ऑक्सीजन के हम लोग पुट देते हैं ताकि वो बायोलॉजिकल फॉर्म में हो जाए और उसका हम लोग सेवन कर सकें मेडिसिन रूप में। तो जो चांदी का महीन पत्र ले लेना है, विशेष शोधन बता रहा हूँ, और एक वस्त्र में, एक पत्ते में लपेट कर अग्नि में प्रतप्त करना है। और अगस्ती पत्र का स्वरस जो होता है, अगस्त नाम के जो वनस्पति होती है उसका पत्र का स्वरस में उसको 3 बार डुबा देना है। तो उससे क्या होता है, रजत जो है, चांदी, वह शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में इसका हम मारण करते हैं। तो मारण करने के लिए हम पारक लेते हैं और खरक में डालकर और कज्जली बनाते हैं और घृत कुमारी के रस में कज्जली को मर्दन कर देते हैं। और जो रजत पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमने शोधन किया है, उसका हम लेप लगा देते हैं वहां पे।
वहां पे, और सराव संपुट में डालकर डालकर लघु पुट करते हैं, और फिर स्वांशित होने पर काले रंग का या सफेद रंग का। अब दो तरह का होता है, अगर हमने इसमें और भी द्रव्य डाल दिए तो वो काले रंग का हो जाएगा, लेकिन चांदी का सफेद रंग का। इस तरह से ये, और इसमें और भी चीजें डाल के भस्म बनाया जाता है। तो जो रस शास्त्र के लोग जो हैं, वो लोग शोधन मारण करते हैं, वह हमारा अभी विषय नहीं है। हमारा विषय है कि इसका चिकित्सा के रूप में किस तरह से प्रयोग करते हैं। शोधन और मारण की बहुत सारे जो प्रक्रियाएं हैं, वह रस रत्न समुच्चय में और बहुत सारे रस शास्त्र के ग्रंथों में डिटेल में दिया हुआ है। तो जो लोग मेडिसिन बनाते हैं, वो उनका अधिकार है कि वो इस बारे में बताएं। तो हमारा है कि हम काय चिकित्सक हैं, हम काय चिकित्सा के बारे में इसका प्रयोग बताएंगे। तो हमारे रजत भस्म से बनाए हुए बहुत सारी दवाइयां होती हैं, जैसे कि इंदुवटी होती है, जो कान की बीमारियों में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद में उन्माद भंजन रस में इसका प्रयोग करते हैं, डालते हैं। इसके बाद कस्तूरी भैरव रस, कुमुदेश्वर रस, ग्रहणी कपाट रस, उसके बाद जयमंगल रस, ज्वार मोहरा वटी के साथ में चांदी का भस्म रहता है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर नवरत्न राज मृगांक रस, नित्योदय रस, फिर स्वर्ण मकरध्वज वटी, फिर महामृगांक रस, महाराज नृपति वल्लभ रस, फिर रजदादि लौह, रत्नेश्वर रस, वंगाष्टक रस, फिर विजय परपटी, विषम ज्वरांतक लौह, सर्व ज्वर हर लौह, सोमनाथ रस और स्वच्छंद नायको रस, इन सब में रजत भस्म का प्रयोग करते हैं। रजत भस्म जो रहता है, इसका हम लोग चिकित्सा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी चर्चा करने वाले हैं। तो रजत जो रहता है यह मधुर रसात्मक, इसका जो भस्म रहता है मधुर और तिक्त और कषाय रसात्मक होता है, और यह अम्ल रसात्मक भी थोड़ा रहता है, और शीत वीर्यात्मक रहता है, ठंडा रहता है और सारक रहता है, लेखन करने वाला, रुचिप्रद और स्निग्ध, ऐसा ये भस्म रहता है। इसमें अगर रौप्य का प्रयोग हम लोग करें तो वायु स्नायु और सिराओं की शक्ति को ये बढ़ा देता है। इसका प्रभाव है, ये रस वीर्य विपाक से नहीं, ये प्रभाव से काम करता है। तो ये जो भी हमारे जो स्नायु है, टेंडन्स और लिगामेंट्स और आर्टरीज वेन्स, उनकी ताकत को बढ़ा देगा, मतलब उनके वॉल्स को मजबूत कर देगा, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया। तो सिराओं को बहुत मजबूत करता है, उनका बृहण कर देता है। इसलिए हम लोग ताप्यादि लौह में इसका प्रयोग करते हैं। तो वो क्या करता है कि वहां के रक्त का प्रसादन भी करता है, और सिराओं को, आर्टरीज वेन्स का जो वॉल्स है उनको मजबूत कर देता है। और ऐसा बताया गया है कि वात प्रकोप का शमन करता है चांदी का भस्म। बृहणम शमनम त्वएव वायो पित्ता निलस्य च। तो इसीलिए कलाय खंज नाम का जो व्याधि होता है, उसी तरह से पक्षाघात की पुरानी से पुरानी अवस्था में हम लोग चांदी भस्म का प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इससे क्या होता है, सिराओं में आकुंचन और संकोच की जो प्रक्रिया है वह अच्छी हो जाती है, और शूल जो है वो ठीक हो जाता है। सिरागत अगर वात प्रकोप है सिराओं में, वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से अंतरायाम बहिरायाम नाम की व्याधि जो है, वह चांदी के भस्म से प्रयोग हो जाती है। मस्तिष्क की बहुत सारी बीमारियां रहती है जहां पे एट्रोफिक चेंजेस रहते हैं, ब्रेन सूख रहा है, इश्चेमिक चेंजेस रहती है, रक्त का जो सर्कुलेशन है, रुधिराभिसरण वह अच्छे से नहीं हो रहा है, वहां पे चांदी का प्रयोग करने से ये मस्तिष्क जहां क्षय हो रहा है, मस्तुलंग क्षय हो रहा है, उसको ये भर के रीजनरेट कर देता है। क्योंकि एलोपैथी साइंस ऐसा मानता है कि जहां पर भी सेल डेथ हो रहा है, इरिवर्सिबल सेल डेथ है, एक बार डेथ हो गया तो हो गया। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है, हमारे भस्मों में इतनी ताकत है कि जहां सेल डेथ हो गया है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि ताम्र भस्म का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। रक्तवस स्रोतस के मूल स्थान में यकृत प्लीहा में होता है, और तज्जन्य जो इंद्रियां हैं, जहां जहां रक्त जाता है वहां पर होता है। लेकिन चांदी का भस्म जो है, जो रौप्य भस्म बोलते हैं, वह अपने मूत्र पिंड मतलब किडनीज पे बहुत अच्छा होता है, मस्तिष्क पे बहुत अच्छा होता है, और वात वाहिनियां जो है मतलब नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो है, न्यूरॉन्स है, उसमें बहुत अच्छा होता है, और वात दोष पे बहुत अच्छा होता है। जो पेशेंट लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान हो, जो लोग बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, बौद्धिक और शारीरिक, मतलब मेंटल भी बहुत ज्यादा काम करते हैं और शारीरिक भी, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, अति वाचन करते हैं, अति जागरण करते हैं, और जो मनन करते हैं, कोई भी चीजों पे बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, शोक में है, जो बहुत ज्यादा भय में है,
इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रही है, या ओज क्षय हुआ है, शुक्र क्षय हुआ है, या ऐसे सबसे काम शोक भयाद वायु जो बोला है, काम से शोक से भय से वायु का प्रकोप हो गया है। मस्तिष्क की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। इंसान दिखता नॉर्मल है, लेकिन वो ज्यादा चिंता करने से रस का क्षय हुआ है, और मस्तिष्क में रस रक्त का जो पुरवठा होता है, मतलब नरिशमेंट होता है, वो मिलता नहीं है, तो मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी थकावट आती है, या इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, ऐसा फील होता है, या चक्कर आ रहे हैं, उसको भ्रम हो रहा है, या फिर आंखों के सामने उसको कुछ तो ऐसे पूरा शरीर ऐसे डोल रहा है, ऐसा फील होता है। उसको ताकत नहीं आती है, ऐसे सुन्नपना लगता है। ऐसे बहुत सारे कंडीशन होती है जब काम शोक भय और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई भी कारण से अब यही संप्राप्ति आगे जा रही है तो हेडेक होने लगता है। उसके बाद में सिर में कहीं पर भी हेडेक हो गया तो वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारी दवाइयां दे दी लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। और तो ऐसे में हम लोग चांदी का प्रयोग करते हैं, तो वह मस्तिष्क में जहां पर क्षय हो रहा है और वायु बढ़ा हुआ है उसको वो ठीक कर देता है। ये इसका प्रभाव से काम करता है। ऐसे में जहां पित्ताधिक्य है और पित्त दोष प्रकोपित हो गया है, उष्णता तीक्ष्णता सरलता विस्तृता बहुत ज्यादा बढ़ गया है पित्त का, तो उसमें हम लोग मौक्तिक का प्रयोग करते हैं। लेकिन मौक्तिक और रौप्य में ये विशेष फर्क है कि जहां पे वाताधिक्य और वात प्रकोप हो वहां पे रौप्य काम करता है, और जहां पे पित्ताधिक्य होता है मतलब पित्त की संप्राप्ति ज्यादा है वहां पे मौक्तिक मोती का पिष्टी या मोती भस्म काम करता है। जहाँ पे वात ज्यादा बढ़ा हुआ है वहां पे रौप्य भस्म ज्यादा काम करता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसी तरह से अगर हाइपर टेंशन है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब हम लोग वात का प्रकोप जन्य संप्राप्ति है तो वहां पे हम रौप्य के कल्प या रौप्य का प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होगा। जहां पे पित्त जन्य संप्राप्ति है वहां पे मोती पिष्टी या मोती भस्म का प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होता है। तो हमें पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है कि बीपी में वायु बढ़ा है कि पित्त बढ़ा हुआ है। इसी तरह से रौप्य से ज्यादा तो शिलाजीत का प्रयोग होता है, जहां पे धातुओं में शिथिलता आ गई है, कमजोरी आ गई है, वहां पे शिलाजीत जो है वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये भी हमें देखना चाहिए। लेकिन शिलाजतु जो है वह सौम्य नहीं है। शिलाजतु रुक्षता उत्पन्न करती है, और जो चांदी है ये स्निग्ध है। तो जहां पे हमें स्निग्ध चाहिए वहां पे हमें रौप्य का प्रयोग करना है, और शिलाजित का प्रयोग कर रहे हैं तो शिलाजित से कॉन्स्टिपेशन होने का भी तकलीफ रहता है, शिलाजित से अपचन होने का भी तकलीफ रहता है, क्योंकि गुरु रहता है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं उसमें 7 तोला 7 तोला तक शिलाजीत का सेवन बोला है। लेकिन 7 तोला बहुत ज्यादा होता है, आज के जमाने में उतनी अग्नि अच्छी नहीं है कि शिलाजीत को पचा पाए। थोड़ा सा एक चुटकी एक रत्ती भी नहीं पचा पाते, इतना वो हैवी रहता है, वो पत्थर होता है शिलाजीत। तो उसमें हमें आरगवत जैसे सौम्य रेचक दवाइयों को देख के और तब शिलाजीत का प्रयोग करना पड़ता है। ये कंडीशन रौप्य में नहीं आती है। रौप्य भस्म से कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है पेशेंट को, मलावष्टम या अग्नि मान्यता नहीं होती है, क्योंकि ये सूक्ष्म होता है और इजिली एब्जॉर्बेबल हो जाता है। दूसरा बात है कि रौप्य का प्रयोग करने से वात वाहिनियों में जो क्षोभ हो गया है, इंफ्लेमेशन हो गया है, इरिटेशन हो गया है, वह सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसीलिए जहां पे उन्माद और अपस्मार की संप्राप्ति है, या आक्षेपक ज्वर हो रहा है, या आक्षेपक ऐसा व्याधि है, उसकी तीव्रावस्था है, बहुत एक्यूट फेज है, वहां पे रौप्य का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्त्रियों में जो भूतोन्माद हो रहा है, भूत प्रेत आ रहे हैं, जैसे अभी नवरात्रि आएगा तो बहुत सारी स्त्रियों को ऐसा फील होता है कि उनमें देवी माता आ गई, और वो बाल खोल के और पूरा गोल गोल घूम के और सबको डराती भी है, और खुद भी उनको फील होता है कि उनमें देवी माता का पूरा आ गया, शक्ति आ गया है, और वो उसी तरह से बर्ताव करने लगते हैं। इसको हम भूतोन्माद भी बोल सकते हैं, या डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऐसे भी बोल सकते हैं, या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। मानसिक बीमारी भी हो सकता है, या भूत आया भी है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में रौप्य भस्म का प्रयोग करें तो वो माताएं बहनें सुखी रहेंगी, और उनको ऐसा मन में नहीं आएगा कि देवी माता उनके शरीर में आ गई। दूसरा बात है, मैं एक केस बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई, जो उनका बेटा जो है वो 10 साल का है, और एडीएचडी का प्रॉब्लम है, अटेंशन डिफिसिट हाइपर, एडीएचडी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो रहता है एडीएचडी। तो उनका बच्चा जो है ना वो बोलता सब कुछ है लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हमेशा उछलता कूदता है। उसको एक प्रॉब्लम था कि उसको फिट्स आते हैं, सीजर होता है बहुत ज्यादा। और 2016 में जब वो 9 महीने का था तो उसको ऐसा डायग्नोस हुआ कि ब्रेन में ग्लियोमा हो गया था, उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया था।
तो डॉक्टर्स ने ग्लियोमा का सर्जरी कराया इतने छोटे बच्चे का, और उसके बाद में फिर उसको सीजर तो बंद ही नहीं हुआ, फिर डॉक्टर्स लोगों ने बहुत सारा एंटी कन्वर्जेंट दवाइयों पे रखा है इतने 10 साल से। डॉक्टर बदल रहे हैं, फिर मतलब न्यूरोलॉजिस्ट बदल रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। सीजर तो आ ही रहा है, उसको कंटिन्यू आ रहा है, और कभी भी आता है। और पैटर्न क्या है उसका, कि वो रात को 11 से 1:30 बजे के बीच में ज्यादातर सीजर आता है। और फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इतने साल से चल रहे हैं, तो वो थोड़ा मतलब कंट्रोल हो रहा था और सोते रहता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे बंद किया। तो अब वो ज्यादा अच्छे से समझने रहे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से उसको ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो बच्चा मंद हो गया था। और वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, अभी 10 साल का होके भी नॉर्मल नहीं है। दूसरा बात है कि उन्होंने एमआरआई का रिपोर्ट दिखाया मुझे, तो उसमें इश्चेमिक चेंजेस हैं, और ब्रेन में एट्रोफी है टेम्पोरल लोब के पास में। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, आप स्पीच थेरेपी करिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करिए, लेकिन सीजर बंद नहीं हो रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, तो वो यूट्यूब में सर्च कर रही थी, उन्होंने मेरा वीडियो देखा, तो वो मुझे सर्च करते हुए आई। तो फिर मैंने उनको नस्से दे दिया है अभी। अभी वो सोच के आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने कहा आप, और मैंने उनको नस्से दिया ब्राह्मी तेल का, 101 आवर्ती का ब्राह्मी तेल का। और फिर मैंने कहा कि आप कल बताइए क्या होता है। अभी मैंने थोड़ा नस्से के लिए दे दिया है, और फिर वो जो ट्रीटमेंट चलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे ब्रेन में एट्रोफी हो गया है, वहां पे हमें और फिट्स आ रहे हैं, वहां पे हमें। और वो बच्चा को ये भी था कि वो क्रोध कर रहा था, जब नशे दे रहे थे गाली गलौज कर रहा था, कुत्ता कुत्ता बोल रहा था। उसको ऐसे ज्यादा समझता नहीं है, लेकिन वो कुत्ता और ऐसे दांत पीस रहा था, ऐसे गुस्सा में कर रहा था। और फिर वो ऊपर से नीचे भी गिर गया, उसको अपने पे बैलेंस नहीं आया गुस्से में। तो यहाँ पे पित्त की संप्राप्ति है। तो ऐसे में रौप पे भस्म या रौप पे के द्रव्य दिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी रौप्य पे कंसंट्रेट करते हैं। तो वात प्रधान या वात पित्त प्रधान नेत्र रोग जो रहते हैं, वहां पे रौप्य भस्म का प्रयोग करते हैं। खासकर वात और वात का हमें ध्यान देना है। और मज्जा में ऋणात्मक संप्राप्ति है या मज्जा में दुष्टि है, वहां पे हमें रौप्य का प्रयोग करना है। जहां पे पित्त की संप्राप्ति है, वहां पे मौखिक भस्म का प्रयोग करना है। और उसी तरह से जहां पे शोक जन्य संप्राप्ति है, डिप्रेशन से, क्रोध से, श्रम से, सूर्य ताप से, उसका अत्यधिक हो गया, तो आंखें अगर खराब हो गई हैं ज्यादा सोचने से, क्रोध से, श्रम से, सूर्य ताप से। आप लोगों ने वो मूवी देखा होगा, बॉर्डर मूवी, जिसमें वो अक्षय खन्ना क्या बोलते हैं कि उसकी माँ राखी होती है, तो वो युद्ध के मैदान में बोलता है कि मेरी माँ रोते रोते शोक में, उसके पिताजी जो थे मेजर भान, उनका वीर चक्र मिला, लेकिन वो रोते रोते ऐसे में अति योग होते हैं शोक से, तो आंखें अगर खराब हो गई बच्चा की दृष्टि की वजह से, ऐसे में रोते में कैसे फिर से आ सकते हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। जहाँ पे शोक है, मतलब बच्चा प्रकोप होता है, रुक्षता आती है। और जो अपने बच्चा धातु से बना हुआ आंखें हैं, आलोचक, वहाँ पे बहुत दृष्टि हो रही है। अगर वो मूवी के जो हीरो है, उसकी माथा को अगर ड्रॉप पे किया जाए ना, तो वो देख सकती है। अगर आप लोग को कर तो आप उसको दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे शुक्र से हो जाता होता है, वहां पे हम लोग वंग भस्म का प्रयोग करते हैं और रौप्य का प्रयोग करते हैं। वंग तो साक्षात शुक्र को बढ़ा देता है, लेकिन वहां पे जो वात प्रकोप है उसको भी ठीक करना है और धातुओं को बल देना है। वहां की रक्त वाहिनियों को भी बल देना है, वहां की रक्त वाहिनियों को, सिराओं को ताकत देनी है, तभी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो वहां पे रौप्य का प्रयोग करने से, वंग और रौप्य ये दोनों साथ देने से, शुक्र शय से उत्पन्न वात प्रकोप है वो ठीक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि वहां पे जो अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, फिर वो जो मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस होता है, एजेंथोस्पर्मिया, ऐसे सारे कंडीशन में रॉप पे भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से मूत्र मार्ग में वेदना हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, यूरिन करने के बाद उसके बाद शुक्र निकल रहा है, या अति शुक्र निकलने से, एक ही दिन में 3-4 बार वो इजैकुलेट किया, शुक्र निकाला, तो बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगती है। ऐसे वेदनाओं में बहुत इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, और शक्तिपात होता है, मतलब शक्ति सब नष्ट हो जाता है। ऐसे में रौप्य भस्म का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा तुरंत फायदा हो जाता है। इसी तरह से जंतु क्षय जो रहता है, जहां पे बैक्टीरिया का मैनिफेस्टेशन, इन्फेस्टेशन होके, जहां पे टीबी हुआ है,
तो वहां पे स्वर्ण भस्म या स्वर्ण कल्प का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन जैसे जहां पे जंतु क्षय जन्य संप्राप्ति है, राजमृगांकरस दे रहे हैं, सिद्ध मकर ध्वज दे रहे हैं, स्वर्ण मालिनी वसंत दे रहे हैं। लेकिन जहां पे पूरे बॉडी में बर्निंग हो रहा है, मूत्र आदि में बहुत जलन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, इंद्रियों में जलन हो रहा है, हाथ और पैर में जलन हो रहा है, आंखों में तो बहुत ज्यादा जलन होती है, जहां पे जंतु क्षयजन्य ये राज्यक्षमा है या ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे में जलन को बंद करना है तो कोई और द्रव्य काम नहीं करता है जितना रौप्य भस्म काम करता है। इससे जलन कम हो जाता है, और फिर उसके बाद स्वर्ण भस्म दे तो ज्यादा फायदा करता है, या फिर दोनों को मिक्स करके दे तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से पित्तज, वातज और वात पित्तज अर्श रोग में रौप्य का उपयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स है, रक्तज अर्श है, वहां पे रौप्य का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो बवासीर का मांसांकुर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ऐसा लगता है कि काट के निकाल दें, लेकिन उसमें बर्निंग भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, वात का भी प्रकोप है, उसमें रौप्य भस्म उसके दवाइयों के साथ दे तो वह पेन को कम कर देगा और बर्निंग को कम कर देता है। उसी तरह से मतलब जलन को बंद कर देगा, वेदना और शूल को कम, क्योंकि ये वात पे काम करता है। दूसरा क्या है कि अगर और तब भी हो रहा है तो, और त्वचा खराब हो रही है, तो रौप्य भस्म को हमें गंधक रसायन के साथ दे तो स्किन अच्छा हो जाता है। मैं कहाँ बता रहा हूँ, तो अर्श व्याधि में रक्तज अर्श हो या शुष्क अर्श हो, और जो वेदना वगैरह हो रहा है और वहां की स्किन खराब हो रही है, मतलब अर्श के ऊपर की स्किन खराब हो रही है, तो गंधक रसायन के साथ रौप्य भस्म का प्रयोग करें तो ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त जन्य उदर है, जिसमें ज्वर है, बार बार मूर्छा आ रही है, सर्वांग में दाह हो रहा है, मुंह में ऐसे जलन जैसे आग 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 हो रही है, बहुत जलन हो रही है, या चक्कर आ रहा है, या अतिसार हो रहा है, या फिर त्वचा और पेट में हरा और पीला ऐसा कलर हो गया है त्वचा पे, और बहुत ज्यादा ब्राउनिश ऐसे सिराएं दिख रही हैं, वेन्स पूरा प्रोमिनेंट हो गई हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या पसीना के साथ में बर्निंग हो रहा है, जैसे जैसे पसीना आ रहा है वैसे वैसे बर्निंग हो रहा है, या गले में और त्वचा से ऐसे लगता है जैसे धुआं निकल रहा है, जलता हुआ धुआं निकल रहा है, और पेट में भी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, उदर में बहुत ज्यादा पानी हो रहा है, जलोदर जैसा कंडीशन हो रहा है, वहां पे वात वाहिनियां और सिराओं में बहुत ज्यादा ये हो जाता है, मतलब वो ब्रिटल हो जाती है, फूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब जो वात वाहिनी मतलब नर्व्स वो खराब होने लगती हैं, नर्व्स और आर्टरीज वेन्स, ऐसे में रौप्य भस्म देने से वो उनको पुनः रीजनरेट कर देती हैं। उसी तरह से अम्ल पित्त का जो विकार है उसमें चांदी का भस्म का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और अम्ल पित्त में जहां पे कोष्ठस्थ और आमाशयस्थ में जो वात वाहिनियों में शोभ हो गया है, और उसकी वजह से अम्ल पित्त बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब वहां पे कोष्ठ में जो वात वाहिनियां हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया और बर्निंग हो रहा है, या फिर पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेशन है, ऐसे में अगर रौप्य भस्म का प्रयोग करें तो वह अम्ल पित्त को भी ठीक करेगा, वात वाहिनियों को भी ठीक कर देगा। इसी तरह से रौप्य भस्म जो है वह शिथिलता अगर आ गई है आमाशय में, या बहुत वीकनेस आ गया, आमाशय का जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आमाशय से जो पायलोरिक एंड से डिओडेनम शुरू हो रहा है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वहां पे धातुओं को शिथिलता से बचाना है तो हमें रौप्य भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा, या इंटेस्टाइन के वॉल्स है वो बहुत वीक हो गए हैं, उनको मजबूत करना है तो रौप्य भस्म से श्रेष्ठ औषधि और कोई नहीं है। कपर्दिका है, शंख है, वो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, लेकिन वहां हमें उनको ताकत देना है तो हम रौप्य का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से वात प्रधान जो शुष्क काश होता है उसमें रौप्य का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। ये जहां पर भी वात 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 वहां पे चांदी का प्रयोग करना चाहिए। शुष्क काश में वेदना हो रही है, रुक्षता हो गई है, गला हमेशा सूख रहा है, उसी तरह से गले के अंदर और एकदम इंटरनल साइड में त्वचा रुक्ष होने से बहुत सूखी खांसी आ रही है शुष्क काश में, और वो बार बार आ रही है, गला बहुत ज्यादा, गला और जिह्वा ये ज्यादा मतलब ड्राई हो गया है, तो और वहां पे स्फोट भी आ रहे हैं, ऐसे में रौप्य भस्म करने से वो हील भी कर देगा और वहां की वेदना को भी ठीक कर देगा, और ये खुद ही स्निग्ध है तो वहां का वो मतलब स्निग्धता ला देगा, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पांडु रोग है, मतलब एनीमिया है, पांडु रोग, उसमें आरबीसी कम हो गया है और त्वचा को बहुत फीकापना आ गया है, पांडुरता आ गई है बहुत ज्यादा, वेग वर्ण हो गया है, बरसाती मेंढक जैसा skin हो गया है,
और उसमें मनोव्याघात हो गया है, और बहुत ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग चांदी का भस्म देते हैं। तो ये रक्त को बहुत अच्छा प्रसादन कर देती है, आरबीसी को मतलब उत्पन्न करने में सहयोग करती है, रंजक पित्त पे बहुत अच्छा काम करती है। तो उसकी उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देती है, तो रंजक पित्त अच्छा काम करता है, तो फिर वो आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छे से होने लगता है। इस तरह से मनोव्याघात हो गया, फिर मानसिक आघात हो गया, पेशेंट डिप्रेशन में चला गया, कोई शॉक हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई उसके लाइफ में, तो और उसके वजह से पांडु रोग हो गया है। तो मन पे कौन काम करता है? तो चांदी भस्म करता है, मन को स्थिर करता है, मन को बैलेंस, मन को शांत करता है, और उससे उत्पन्न जो पांडु रोग है उसको ये अच्छे से कर देता है। उस जैसे मानसिक रोग, चिंता, शोक, और उससे उत्पन्न जो वात प्रकोप है, और उससे अरुचि उत्पन्न हुआ है, तो यह चांदी का भस्म देते हैं, तो मानसिक रोग ठीक कर देता है, चिंता और शोक को ठीक कर देता है, और उसके बाद में यह अरुचि को भी ठीक कर देता है। अभी मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग कुछ बताइए। चलिए, चांदी पे आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? आदरणीय अरविंद सर, आप बोलना चाहेंगे कि मैं पूरा हाँ कंप्लीट सर, करूं? आप पहले बोल दीजिए सर। आप थके होंगे सर, थोड़ा सा हम लोग को हाँ जी। आप लगातार बोल रहे हो ना। सर देखिए, बहुत बढ़िया सर, आप डिटेलिंग की है सर। देखिए, मधुर है, शीतवीर है, शीतवीर भी है और मधुर भी है, और साथ में तिक्त कषाय है। मतलब इसकी कूलेंट प्रॉपर्टी है। कूलेंट मतलब बिल्कुल ठंडा, शीतलता लाना शरीर में। तो जब भी की शीतलता आएगी तो वो क्या होगा, तो वो शीतलता जो लाने का काम हमको लोग को करना है चिकित्सा में, किसमें करना है? जब पित्त का कोत, शोथ, पाक, दाह, अरुचि, ये सब लक्षण जब आ जाते हैं तो उसमें ये काम करता है। और पित्त के विष्णु गुण पे काम कर रहा है। तो ये जितनी भी व्याधियां, अगर आपने जो कई चीजें बताई हैं, जैसे तपेदिक लौ है, सब जौहर लौ है, विषम जौरांतक लौ है, पंचामृत उन्माद है, केसरी अनुवाद, ये राजमृगांक है। ये सब में क्या हो रहा है? पित्त के विष्णु गुण में, पित्त में दाह, पाक, कोत हो रहा है, तो पित्त अपने द्रव रूप में या उष्ण तीक्ष्ण रूप से बढ़ रहा है। जब पित्त बढ़ेगा तो वो बात वाहिनी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, बोलिए तो बोलिए सर। तो वो पित्त जब बढ़ेगा तो वो अपनी बात वाहिनी भी दूषित करेगा। तो बात वाहिनी और पित्त वाहिनी जब दूषित होती हैं तो तो फिर वो चक्कर आना, भ्रम होना। जैसे भ्रम के लिए बोला गया, रजा पित्त अनिलाद भ्रमा। रज गुण, रज दोष से, पित्त से और वात से भ्रम आता है। लेकिन इसकी इसकी ब्यूटी ये है, क्योंकि ये ग्रहण भी है। मतलब उस ग्रहण कहाँ पे काम होना है? ग्रहण न तो पित्त में होता है, न कफ में होता है, ग्रहण वात में होता है। जब भी वात वाहिनी दूषित होगी तो क्या होगा? शिराओं का भी संकोच होगा, स्नायुओं का भी संकोच होगा, और उस पार्ट में दर्द सा बना रहेगा। एक एक रक्त उसका संचरण नहीं होगा, तो वो स्थान काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें सर गुण की वजह से और स्निग्ध गुण की वजह से वात वाहिनी पे बहुत बढ़िया काम करता है। और बात पित्त बोला मतलब बात आगे है, पित्त पीछे है, मतलब भ्रम। मतलब पित्त वात गैस्ट्राइटिस, वात पित्त भ्रम। तो भ्रम पे जा रही है, इसके मतलब ऊर्ध्वगामी है, बहुत लघु है, ऊर्ध्वगामी है। तो वो वहां से ऊपर की तरफ जाके जो भी अब ऊपर से अगर दोष लेके चलें, तो चाहे वो इरिटेशन हो, चाहे एग्जर्शन हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो कंपन हो, चाहे वो बटिको हो, चाहे वो मुहुर्मुहु, अक्षर पे थी मुहुर्मुहु बोला गया है। तो वो वहां से लेके नीचे तक उतरते हुए वो आंखों का पे भी, आलोचक पित्त पे भी काम करेगी। आपके मुंह में स्टोमेटाइटिस या ओरल थ्रश वगैरह हो रहे हैं, उसमें भी काम करेगी। इवन उन्होंने कहा है समान वायु पे काम कर रही है, क्योंकि वो अग्नि प्रदीप्त कर रही है वहां पे, समान वायु। तो वो उसको सुधारने का काम भी रजत भस्म करता है। अभी अब एक श्लोक में अभी एक क्वेश्चन ग्रुप में आया था कि कंप और अब बाहुक भी है। तो अभ्रक पित्त अभ्रक रजत के साथ में कॉम्बिनेशन वंडरफुल काम करेगा। लेकिन वो उसके लिए बाद में बोलेंगे। फिर जब पित्त बढ़ेगा तो धातु क्षीणता भी करेगा।
अपस्मार हिस्टीरिया भी करेगा, प्लीहा वृद्धि, क्योंकि अपने पित्त के जो पित्त का मूल स्थान जो है, पित्त रक्त में रह रहा है, लेकिन मूल स्थान जो रक्त का है वो यकृत भी लिया है, उसमें भी काम करेगा। जब क्लेश बढ़ता है तो ये पुरानी संप्रति वातज की जब जाती है प्रमेय में, तो वातज प्रमेय में जब उन्होंने चारों बोला है तो बसा बच्चा ओज लसिका बोला है, तो वो मज्जा दुष्टि भी ठीक कर रहा है, बसा दुष्टि भी कर रहा है, ओज पे काम कर रहा है। ओज तो ऐसी चीज उन्होंने बोल दी है शास्त्रों ने, विभूति दुर्बलो भीषणम, विभूति कालापन भी हो रहा है, सर्कुलेशन भी नहीं हो रहा है, और स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, और धातुएं भी क्षीण होती जा रही हैं, मल सुचारू रूप से नहीं मल रहा है, तो दोष भी प्राकट नहीं हो रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि ओज का को करने के लिए चांदी भस्म, क्योंकि वे ग्रहण है, क्योंकि ग्रहण है तो बादवानी शरीर वे भी काम करेगी, रक्तवानी वे भी करेगी। जब भी कंप की आती है तो मुहुर आक्षेपी भी, आक्षेपति मुहुर मुहु जो होता है, जिसमें कफ की वजह से जो है जो है पैरालिसिस वगैरह में कफ की वजह से हाथ ढीला हो जाता है, और बात की वजह से हाथ संकुचित हो जाता है, तो दो तरीके के डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती है। वहां पे भी बोला गया है शिरा स्नायु हत्वैकम मारुता पश्चिम दक्षिण वाम में च कुर्यात चेष्टा निवृत्ति बाक स्तंभे च गृहीतार्थ अर्थ शिरा स्नायु संकोच, शिरा स्नायु में जहां संकोच हो रहा है, मतलब वो पार्ट काम नहीं कर रहा है, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि ये सर्कुलेशन पे काम करेगी। ब्लड सर्कुलेशन जहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो नेक्रोसिस हो, चाहे एवियन हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी देखिए, ऑस्टियो में भी जो वात रक्त की जीर्ण अवस्था में बोला गया है कि वो छिन्दिन्ने छिंदिन्ने चरयंती बकरी कुर्वश्च वेगवान, मतलब छोटी मोटी नसें होती है उसमें वायु को रुकावट मिल रही है, तो वो वेग रूप से चलती है, इसीलिए जो गंभीर बात रक्त होता है उसमें सीवियर पेन होता है, वो छूने नहीं देता पेशेंट। उत्तान में तो नहीं, उत्तान में तो इतना ज्यादा नहीं, उत्तान में कलर का चेंज आता है, लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो वो ही बात पित्त है, वहां पे भी बात पित्त कमर किया है इसने। शिराओं में संकोच हो रहा है, शिरा स्नायु संकोच, चाहे वो आप पक्षाघात ले लो, एकांगवात ले लो, आंखों का जो है, जो अभी कुछ दिनों पहले लेक्चर हुआ है कि वो डिस्टोनिया पाई, डिस्टोनिया में इवन डिस्टोनिया, इवन कंप बात, इवन शिरा कंप, शिरा कंप में भी है उसमें इंडिकेशन। और इवन जब पित्त की वजह से पित्त के उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण पे काम कर रहे हैं, विष्णु गुण पे काम कर रहा है, तो ब्लीडिंग अगर कहीं हो रही होगी, अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही होगी, उसको भी कम करता है। बीपी वाले जैसे आपने पेशेंट का ऑर्डर दिया कि उसमें भी तो पित्त बढ़ रहा है, उसमें भी तो पित्त रक्तम रक्तम इति दोनों पित्त रक्त में की तरह हो गया, या उसमें द्रव ग्रुप बढ़ गया, या रक्त पित्त की तरह हो गया उसमें द्रव ग्रुप बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, उसमें भी ये काम करेगा। अभी आपने सर रक्त अल्स का बताया, रक्त अल्स का टिपिकल सिम्टम होता है खुजली होना, और चूंकि ये शीतवीर है, मधुर है, और लिखन करने का काम है, तो वहां पे ये रक्त रस में उन्होंने इंडिकेशन कर दिया है कि वहां पे इवन जलीय अंश को जो है सुखाने के लिए भी, अगर एसेटिस की लीवर के सम्राप्ति, जैसे चरक ने बोला है कि जब उधर रोग की आखिर में पानी इकट्ठा हो जाएगा, जलोदर की तरफ बोला, वही चरक सुश्रुत ने कैंसर की तरफ ले गए हैं कि उसके बाद शुक्र वो कैंसर जो होता है जिसमें पित्त का उष्ण तीक्ष्ण विष्ण को दाह पाक, ये धातु पाक जो टिपिकल सिम्टम है कि धातु पाक, उसमें ये काम करता है। अम्ल पित्त रोग में जब स्टार्टिंग में आप प्रवाल पृष्ठी मुक्ता पृष्ठी की जगह में भी इसको दाढ़ी ले या प्रवाल पृष्ठी के साथ में दिया जाता है, या इलायची के साथ में, उन्होंने कहा केवल इलायची के साथ में दे। पांडु रोग में भी पित्त बढ़ रहा है, पांडु में अम्ल लवण उठ अजीर्ण भाजने ये सब कर रहा है पेशेंट, तो उसके वजह से पित्त का दाह को पाक को हो रहा है, तो उसमें भी ये काम करेगा। जठराग्नि को नॉर्मल करने के लिए भी, और शुक्रवर्धक, जब देखिए जब उन्होंने कहा कि जब जब ओज पे काम कर रहा है तो इसके मतलब वो शुक्र पे काम कर रहा है, शुक्र में उन्होंने बंक भस्म के साथ में या क्या कहते हैं जो भी आपके रसायन चिकित्सा, उसमें उन्होंने कहा कि रसायन के रूप में दे दो, उसके साथ में बल है, ब्रहण भी है, बल भी है, तो जो स्रोतों में संकोच हो रहा है,
कई बार जो रक्त जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, जैसे नेक्रोसिस हो रही है। आज सर जो वहाँ पे संभाषा हो रही थी, वो हम लोग के लखनऊ में हो रहा है सर ना, तो उसमें उन्होंने रामदास आवान सर ने बहुत बढ़िया एक बताया था कि उसको गर्दन में उसके उसने सोडा पी लिया था, सोडा खा लिया था, खाने वाला नहीं, वो बेकिंग सोडा। उसकी वजह से उसकी जो है जो गले की बहानी वो संकुच हो गई थी। अब एलोपैथिक वालों ने मार दुनिया भर के उन्होंने एंडोस्कोपी दुनिया भर के सब किया, कुछ भी नहीं कर पाया। तीन तीन तरीके के एंटीबायोटिक, दो दो तरीके के एंटी स्टेरॉयड, कुछ नहीं हुआ। केवल महातिक्तक घृत दिया और उन्होंने पित्त शामक चिकित्सा, पित्त हर चिकित्सा और रखा, और उससे पेशेंट जो उल्टी कर दे रहा था पेशेंट, मतलब पित्त की वजह से ऊर्ध्व पित्त वगैरह हो रहा है, तो भांतम हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णावृतम, ऊपर की तरफ से जो है उल्टी जो हो रही है वो काले रंग की, सफेद रंग की, क्योंकि वहां पे श्लेष्म का अनुबंध है। श्लेष्म की वजह से, मतलब कफ की वजह से है। तो वो उस पे जो पेशेंट था वो नहीं कर, बार बार उल्टी कर रहा था, केवल स्वर्ण सूत सेकर रस उन्होंने आधे आधे घंटे पे पिलाया और उसको अपने पास रखा। उसके बाद उन्होंने घृत, महातिक्तक घृत के साथ में ये पित्त हर चिकित्सा करी। तो अब बताइए वो पित्त कितना नैरो उन्होंने सोचा, और पेशेंट ठीक हुआ। इस तरीके से खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, जिसमें अग्नि भी मंद है। यकृत प्लीहा में जो जो मेन है रक्त वर्ष होता है, उसका मूल स्थान, उसमें मंडूर भस्म के साथ उन्होंने कर दिया कि जो है उसके साथ में देना है। शुक्र में जैसे अभी आपने बोला भंग है, इसके साथ में वंशलोचन, जो वंशलोचन के लिए जंगली सर ने बोला है कि ये पार्थिव और आकाश महाभूत प्रधान है। तो जब वंशलोचन पार्थिव आ गए तो इसीलिए तो चाहे वो गायनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हड्डी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जिसमें कि शुक्र क्षय हो रहा हो, जिसमें शुक्र की जो है क्षीणता हो रही है, जिसकी वजह से वात में कुपित हो रही है, वहां पे वंशलोचन का। इस तरीके से नेत्र रोगों में सर जैसे आलोचक पित्त डिस्टर्ब हो रहा है कहीं भी, और वो उसकी वजह से उसकी रोशनी कम हो गई तिफलाती घट के साथ में। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि और लोगों को बोलने का मौका देता हूँ सर। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे जाठराग्नि या पाचक पित्त का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, और तो उसके लिए वायु का कार्य अच्छा होना चाहिए। अग्नि आम का पचन कर लिया, लेकिन जाठराग्नि को अच्छा करना है। तो उसमें जाठराग्नि का कार्य जो है वो वात प्रकोप से मंद अगर हो गया है, तो वहां पे वात प्रकोप को ठीक करना है। तो ड्रॉप पे भस्म का बहुत अच्छा उपयोग होता है। वात का कार्य अच्छे से करने के वजह से जठराग्नि मान्यता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हम आम पाचन कर रहे हैं, दीपन पाचन कर रहे हैं, अनुलोमन कर रहे हैं, लेकिन अग्नि को बढ़ाना है और वायु का प्रकोप है, मतलब रात्रि जागरण हो रहा है, स्ट्रेस है, और अग्नि नहीं बढ़ पा रही है, तो वहां पे वात का शमन करने के लिए रौप्य भस्म का प्रयोग करने से जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। इधर से कोथ अगर हो रहा है, जिसको हम गैंग्रीन बोल रहे हैं मॉडर्न भाषा में, गैंग्रीन हो रहा है, गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ऐसे में ये बहुत तकलीफदायक चीजें होती हैं। जब धातुपाक हो रहा है, सड़ रहा है, और ज्यादातर गैंग्रीन होता है, डायबिटिक होता है या नॉन डायबिटिक होता है, तो ऐसे में जब शरीर के घटक धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तो बर्निंग होती है, त्वचा एकदम ब्लैक हो जाती है, डेड सेल होता है, और गैंग्रीन का इन्फेक्शन अगर बॉडी में फैल गया तो इंसान मर सकता है। तो एलोपैथी में एम्पुटेट करते हैं, वो उंगली काट देते हैं, पैर काट देते हैं, ताकि वो बढ़े नहीं। तो ऐसे में बुखार भी आता है, और सड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये डायबिटिक लोगों को तो बहुत तकलीफ देने वाली होती है, क्योंकि नॉन हीलिंग डायबिटिक वुंड रहता है और गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में रौप्य भस्म का प्रयोग करें, तो जहां पे वात और वात पित्तात्मक दृष्टि होता है, तो वो गैंग्रीन को जल्दी जल्दी हील करने के लिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वहां पे क्लेदनाशक और बाकी दवाइयां तो देनी ही है हमें, लेकिन हमें इसका भी प्रयोग करने से जल्दी रिकवरी होती है। उस तरह से उपदंश है, मतलब सिफिलिस है, और परमा, ऐसी बीमारियां है, गोनोरिया है, और उसकी वजह से जो स्कॉटम एरिया है, अंडकोश, वहां के पास रहने वाली वात वाहिनियां हैं, मतलब नर्व्स हैं, वो संकुचित हो गई हैं, और पुरुषत्व नष्ट हो गया है। ऐसे में नपुंसकत्व आ गया है, जो सिफिलिटिक लीजन की वजह से स्टर्लिटी आ रही है, या क्लैब्यता आ रही है। ऐसे में वात वाहिनियों का जो संकोच होता है, उसको ठीक कौन करेगा, तो यह
वात वाहिनियों का संकोच मतलब नर्व्स का जो नर्व्स संकुचित हो गए, बहुत ऐसे ड्राई हो गए हैं, तो रौप्य स्निग्ध है और ये धातुओं की शिथिलता को अच्छा करता है, तो मज्जा तंतुओं को ठीक कर देगा और स्निग्धता लाने से वह संकोच को ठीक कर देता है। और फिर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से नपुंसकत्व जो है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी करने में ये सहयोग करता है। रौप्य भस्म जो होता है वो बल्ल के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जहां पे स्रोतों का संकोच हो गया है, जैसे कि प्राणवायु स्रोतस में एल्वुलाइज और ब्रोंक्यूल्स संकुचित हो गई हैं कुछ अवस्था, या दूसरे भी स्रोतस जो है अन्न व स्रोतस कहीं संकुचित हो गया है, या एनुरिज्म है, रक्त वाहिनियां संकुचित हो गई हैं या विकृत हो गई, जहां पर भी संकोच अगर हो रहा है तो वहां पर इसका प्रयोग करें तो यह संकोच जो हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, उसको ये ठीक कर देता है, क्योंकि ये स्निग्ध है और धातुओं को बल प्रदान करता है और इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। ऐसा स्वर्ण भस्म नहीं कर सकता है। स्वर्ण भस्म का जो काम है वो अलग है, यह संकोच को ठीक कर देगा क्योंकि स्निग्ध है। उसी तरह से थकावट हो गया, शक्तिपात हो गया, तो जो बल के रूप में हमें कुछ चाहिए थकावट को दूर करने के लिए, तो जो रिवाइटल का जो सलमान खान बेचता है, रिवाइटल लो रिवाइटल, उससे अच्छा ये रिवाइटल हमारा नेचुरल रिवाइटल है। रौप्य भस्म जो है ये मेद्य है, बुद्धि को विकसित करने वाला है। तो जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, ओसीडी के पेशेंट होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया अटैक्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, जो मेंटल डिजीजेज हैं, उन सब में इसका बुद्धि का विकास करना, मतलब इंटेलिजेंस आईक्यू को बढ़ाने के लिए चांदी का हम लोग प्रयोग करते हैं। और महायोगराज गुग्गुल जो है इतना बढ़िया द्रव्य है, वह रौप्य युक्त महायुगराज गुग्गुल मिलता है, तो वो वात वाहिनियों को पूरी तरह से, वात वाहिनी मतलब नर्व्स को रीजनरेट कर देता है महायुगराज गुग्गुल, आम का भी पचन करता है, इसलिए रौप्य डाला हुआ है महायुगराज गुग्गुल में। उसी तरह से बुद्धि का कार्य जो होता है वह साधक पित्त के वजह से होता है, तो पित्त की विकृति होने की वजह से बुद्धि का कार्य अच्छे से नहीं हो पाता है साधक पित्त के उसे, तो रौप्य भस्म साधक पित्त जो विकृत हो गया उसका कार्य को अच्छा कर देता है, तो बुद्धि और मेधा और स्मृति, इस धीर धैर्य, ये सबको बढ़ा देता है रौप्य भस्म। रौप्य भस्म जो है वो सूतिका ज्वर में भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो फायदा होता है, जिसमें सूतिका ज्वर में आफ्टर डिलीवरी इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है और भ्रम हो रहा है, इरेलीवेंट टॉकिंग हो रहा है और वेदना हो रही है, ऐसे में रौप्य भस्म देने से सूतिका ज्वर में बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें देखें तो ये वात और वात पित्त संप्राप्ति में बहुत अच्छा काम करता है, रक्त धातु पे अच्छा काम करता है, मांस धातु पे अच्छा काम करता है, अस्थि धातु पे अच्छा काम करता है, किडनीज पे बहुत अच्छा काम करता है और ब्रेन पे अच्छा काम करता है। ब्रेन के अलग अलग जो टेम्पोरल लोब है, पराइटल बोले हैं सब, पराइटल लोब है, उन सब में बहुत अच्छा ये काम करता है। फ्रंटल लोब है वहां पे बहुत अच्छा, सेरेबेलम सेरेबेलम, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड, सब जगह, ये पूरी स्पाइनल इंजरी में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। और आंखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, स्नायु के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पचनेंद्रिय के लिए अच्छा करता है, जहां पे जननेंद्रियों के विकार है उनमें बहुत अच्छा काम करता है, मनोदेश पे बहुत अच्छा, बुद्धि पे अच्छा काम करता है। इस तरह से माताओं बहनों को जिनको मेंसेस अच्छे से नहीं आ रहा है, जहां पे यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज का कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसमें हम चांदी का प्रयोग करते हैं। हमारे सर का एक फॉर्मूला है रजत फॉर्मूला, उसमें चांदी का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारा संप्राप्ति ठीक हो जाता है वहां का। इसी तरह से चांदी का प्रयोग अगर हम लोग अलग अलग अनुपान से करें, तो जैसे शारीरिक दाह है तो मिश्री का प्रयोग साथ में करें और धनिये का हिम कल्पना के साथ दें तो बहुत फायदा होगा। बढ़ा हुआ वात और पित्त दोष है तो चांदी का भस्म, अभ्रक भस्म, छोटी इलायची, मधु के साथ, आंवले के मुरब्बे के साथ दें। प्रमेह में हम लोग चांदी का भस्म, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्र का चूर्ण शिलाजित के साथ दें या मक्खन के साथ दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मस्तिष्क की दुर्बलता में चांदी भस्म को प्रवाल पिष्टी, स्मृति सागर रस के साथ दे और ब्राह्मी का शरबत के साथ दे तो मस्तिष्क की दुर्बलता ठीक होती है। या फिर चांदी का भस्म और शिलाजित शहद के साथ दे तो मस्तिष्क की दुर्बलता ठीक होती है। या फिर पांडु रोग में मंडूर भस्म के साथ चांदी भस्म दे और त्रिकटु के साथ शहद के साथ दे तो पांडु रोग ठीक हो जाता है। सूखी खांसी में प्रवाल चंद्रपुटी के साथ चांदी भस्म दे, शुद्ध टंकन दे और अडुलसा का सिरप दे तो ये पूरा तरह से ठीक कर देता है। ज्वर है तो निरामावस्था में ज्वर आ ही रहे और पुनरावर्तक ज्वर है या जीर्ण ज्वर है, जहां रुक्ष तेज बढ़ा हुआ है, तो वहां पे पिपली का चूर्ण, इलायची
और धनिये का अर्क के साथ दें तो या और नवीन ज्वर में भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा उष्णता, तीक्ष्णता, पित्तज ज्वर है, आम का पाचन करते हुए इसका प्रयोग करें। उसी तरह से उदरगत वात में भुना हुआ जीरा के साथ दें, भुनी हींग के साथ दें, गर्म पानी के साथ दें तो फायदा होता है। पेट दर्द हो रहा है, वायु का दर्द हो रहा है तो गोदूग्ध के साथ दें और वचा का चूर्ण के साथ दें। अनिद्रा है तो चांदी भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ प्रवाल चंद्रपुटी और गाय के गर्म दूध के साथ दें। उन्माद और अपस्मार में ब्राह्मी और वचा के साथ दें और घी के साथ दें तो उन्माद अपस्मार में फायदा होता है। स्नायु दुर्बलता में अभ्रक सहस्त्रपुटी के साथ दें और मक्खन के साथ दें। हिचकी में आंवला और छोटी पिपली के चूर्ण के साथ और मधु के साथ दें तो बहुत अच्छा ये फायदा करता है। इसी तरह से नेत्र रोगों में यष्टि मधु के चूर्ण के साथ और महात्रिफलादि घृत के साथ दें। वीर्य की वृद्धि के लिए हम लोग वंशलोचन, छोटी इलायची, केसर का चूर्ण के साथ शहद के साथ दें, ऊपर से गोदूग्ध मिलाकर, मिश्री मिलाकर दें तो वीर्य वृद्धि हो जाती है। और प्रवाल भस्म के साथ दें तो मक्खन मिलाकर देने से वीर्य वृद्धि जल्दी जल्दी हो जाती है। त्वचा का रंग जो है वो निखर जाता है, क्योंकि यह भस्म वातहर है, कफ प्रकोप का भी नाश करता है और यह मस्तिष्क का पोषण करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, ओज शक्ति को बढ़ाता है, कांति को बढ़ाता है, तृष्णा को दूर करता है, गर्भाशय शोधक भी है और गर्भाशय में बल देने का काम करता है। आंतों में वात प्रकोप जन विदग्धा जीर्ण हो गया है उसमें काम करता है। मदात्य की वजह से जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, उनको अल्कोहल हो गया, उनमें काम करता है। पुरातन ज्वर है, फिर प्लीहाउदर है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। नाड़ी शूल है, अपस्मार है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मधुर कषाय अम्ल रसात्मक होता है, शीतल होता है, सारक होता है, लेखन होता है, रुचि प्रदोष स्निग्ध होता है। बृहण गुण के वजह से प्रकोपित वात को शमन करता है। हर तरह के 20 प्रकार के प्रमेह में काम करते हैं, वात रोगों में, पित्त विकार में, नेत्र रोग में, क्षय रोगों में और वात प्रदान काश रोग में, प्लीहा वृद्धि में, धातु क्षीणता में, अपस्मार में, हिस्ट्रिया में और किडनी का शोधन करके किडनी को शुद्ध बलवान बना देते हैं। किडनी के डिजीज में इसको देना चाहिए, सीकेडी में देना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। ये बृहण है और सिराओं रक्त वाहिनियों पे बहुत अच्छा फायदा होता है, वात नाशक होता है और अंतरायाम, बहिरायाम, सिराओं में संकोच हो जाना, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। हाइपर टेंशन है, बीपी ज्यादा है, उसमें फायदा करता है। और रौप्य भस्म से वात वाहिनियों की विकृति जो है, वह जो आर्टरीज और वेन्स की डिजीज है वो ठीक हो जाती है। नेत्र रोग ठीक होते हैं। शुक्राशय से उत्पन्न जो भी व्याधि हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और बवासीर में काम करता है। पित्त की दृष्टि से जो जलोदर हो गया उसमें काम करता है। विकृत वातजन्य अम्ल पित्त में काम करता है, सूखी खांसी में काम करता है, कोथ में ये काम करता है। बाकी आप लोग बताइए कुछ, इस पे कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। वीना मैडम आप प्लीज बोलिए, चांदी के भस्म पे कुछ बोलिए, या शशि मैडम कुछ बोलिए, अरविंद सर कुछ बोलिए। सर आज का लेक्चर बहुत अभ्यासपूर्ण हुआ, बहुत सुंदर हुआ आज का लेक्चर आपका। हाँ सर, मैं रजत भस्म यूज करती हूँ। डीवीटी में अभी आपने बोल दिया उसी प्रकार सिरागत वात है। जानु संधि के नीचे जब डीवीटी है तब रजत भस्म का मैं उपयोग करती हूँ। और सिरागत वात है यानी वेरिकोज वेन्स जैसी स्थिति है तब नित्यानंद रस के साथ त्रैलोक्य ताप्यादि लोह देती हूँ। और क्रॉनिक पक्षवध में घूम फिर के जब पेशेंट आता है तब भी रजत भस्म यूज करती हूँ मैं। और पंचामृत लोह गुग्गुल व मस्तिष्क अधिकार में दिया है, मगर मैं वेरिकोज वेन्स में भी देती हूँ और पक्षवध में भी देती हूँ। बृहत्वात चिंतामणि हर वात व्याधि सिरागत वात है या और सिरा स्नायु संकोच है तो बृहत्वात चिंतामणि का विचार हमेशा ही होता रहता है। और गृध्रसी में आपने अभी बोल दिया कि रौप्ययुक्त महायोगराज गुग्गुल मिलता है तो गृध्रसी पेन बहुत ज्यादा है तो वहां पे मैं रौप्ययुक्त महायोगराज गुग्गुल यूज करती हूँ सर। इस प्रकार
ब्रेन एट्रोपी जब रहती है, उस पेशेंट में भी ब्रेन एट्रोपी है तो कफ का आवरण रहता है, तो रसोन क्षीरपाक देते देते उसमें त्रैलोक्य चिंतामणि या बृहत्वाद चिंतामणि या पंचामृत लोह गुगुल, इसका यूज करती हूँ सर मैं। अभ्रक भस्म भी कभी कभी वहां पे देती रहती हूँ। बस। थैंक यू सर। शशि मैम हैं क्या? सर की आवाज नहीं आ रही। जी सर, गुड इवनिंग सर। आपकी आवाज आ रही है, सर की आप आवाज बोलिए अभी। मैम, आपका बस सुनने के लिए। हाँ, सर ने बोला था ना आपका। सर मैं पढ़कर नहीं आती हूँ, जब कभी भी सेशन होता है मैं अपने जो अनुभव रहते हैं बस मैं वही बताती हूँ। तो चांदी की इटसेल्फ अगर हम सोचें तो चांदी शीतल है। शीतल होने से पक्का सी बात है कि पित्तज हर व्याधि में इस्तेमाल कर सकते हैं, और खास करके जहाँ पर पेशेंट थोड़ा सा लोअर डाउन है, डिप्रेसिव टेंडेंसी है, वहां पर बहुत दे सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से सोचें, हालांकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सोचें तो चांदी जो है चंद्रमा का कारक है। मतलब चंद्रमा की धातु में आएगा, और चंद्रमा की धातु में आएगा तो चंद्रमा मनसो जाता है। तो मन की जितनी भी व्याधियां हैं वहां पर चांदी भस्म को, चांदी के जल को, चांदी के पात्र में पानी पीना, जैसे आजकल कल्चर है, बहुत सारे लोग आप देखते होंगे चांदी के पात्र में पानी पीते हैं। जमदग्नि सर को आप देखते होंगे लाइव लेक्चर में जो पीते रहते हैं, बर्तन चांदी के ही रहते हैं। और बहुत सारे लोग खीर वगैरह खाते थे, वो चांदी के पात्र में खाते थे। तो बहुत सारे लोग ये सोचते थे पुराने टाइम में, या जो उनको जानकारी नहीं हो तो सोचते थे कि रिचनेस को दिखाने का तरीका है। हमारा जो है ट्रेडिशन और सारी चीजें जो है आयुर्वेद से वैसे ही पूरी तरीके से है। तो एक तो बहुत बढ़िया कल्चर है, खास करके बच्चों को भी लोग चांदी के चम्मच से चटाते थे या स्वर्ण के चम्मच से, डिपेंड ऑन द। तो सारी चीजों की एक तो मेडिसिनल ब्यूटी भी बहुत है, और एक लोअर डोज में अमाउंट में चांदी जाती है तो बॉडी के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। कषाय है इटसेल्फ का मतलब है कि कहीं पर भी स्तंभन गुण चाहिए, क्योंकि अभी जब आप बोलने लगे तो मैंने ज्यादा ध्यान दिया कि तिक्त और कषाय है। तो तिक्त है तो वहां से भी बहुत बढ़िया तिक्त रस खिलौता है सारा से, जो पित्त का भी शमन करता है। और क्योंकि मधुर तिक्त कषाय और तिक्त कषाय मिलकर के पित्त का शमन कर रहा है, और तिक्त मिलकर के कफ का भी शमन कर रहा है। तो कफ को बहुत बढ़ाता नहीं है अनटिल अनलेस मात्रा बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो मात्रा में बहुत ज्यादा तो कभी भी नहीं देते हैं। पात्र में खाना खा रहे हैं तो थोड़ा ही आ रहा है। और अगर हम भस्म भी देते हैं तो रत्ती वाली मात्रा चलती है, कई बार उससे भी कम की मात्रा चलती है। कई सारी प्रिपरेशंस हैं जिसमें, जैसे अगर मैं कहूँ बृहद चिंतामणि रस वगैरह है तो उसमें गोल्ड भी है, रजत भी है, सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ से सोच सकते हैं फंक्शन के हिसाब से। और अभी जब सर बता रहे थे, आप बता रहे थे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन है वहां पर यूज कर सकते हैं। आज तक उस जगह नहीं सोचते थे कि उसमें भी यूज करने का है, तो वो सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं सोचूं कि चांदी इटसेल्फ औषधि के फॉर्मेट में भी है, चांदी इटसेल्फ आहार के फॉर्मेट में है, क्योंकि जो पुराने टाइम में, आज का तो नहीं, आज का तो कचड़ा बिक रहा है मार्केट में, जो मिठाइयों पर चांदी का वर्क होता था, वो वर्क भी इसीलिए इजाद किया गया था कि सर्टेन अमाउंट का, और सिर्फ फेस्टिवल्स वगैरह पर टाइम टाइम पर ये चीजें जाएं। और उस जमाने के लोगों की जो पाचन क्षमता होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि वो फिजिकल लेवल भी करते थे, उनका स्ट्रेस लेवल भी कम था। और एक बहुत सिंपल सी बात है कि वो परमात्मा को हर चीज सौंप देते थे, तो वहां से भी उनका स्ट्रेस लेवल अच्छा हो जाता था, और लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी थी। रात्रि जागरण बहुत कम होता था लोगों का, जॉब की वजह से भले रहे, अदरवाइज रात्रि जागरण रेयर होता था। तो रात्रि जागरण अगर नहीं रहेगा तो वात पित्त का प्रकोप नहीं होगा। तो वहां पर चूंकि शीत भी रहे तो बहुत बढ़िया काम करेगी, शुक्र को बढ़ाएगी, ओज को बढ़ाएगी, अच्छे कफ को बढ़ाएगी मात्रा के अंदर जब रहेगी। और सही तरीके से दिया जाएगा तो वात को नहीं बढ़ाएगी। शीत भी है इटसेल्फ, लेकिन अगर हम सही तरीके से देंगे, जैसे हमारा शास्त्र हमेशा कहता है कि हमें देखना पड़ता है कि क्या हमने अनुपान ऐड किया, क्या हमने सहपान ऐड किया है। और औषधि योगों में हमेशा एक मैंने देखा है, बहुत रेयर औषधि योग होते हैं जिसमें चरक जी के दीपनी महाकषाय के द्रव्य या दीपन द्रव्य नहीं पड़े हों। कई सारे तो ऐसे भी योग देखे हैं जहां पर 9 पूरे दीपनी महाकषाय के द्रव्य पड़े हैं, कहीं 5-6 पड़े हैं, कहीं कुछ पड़े हैं, कहीं पर त्रिकटु है, कहीं पर पंचकोल है, अलग अलग। और नहीं तो अगर मैं देखूं तो चरक में मोस्ट वाली पिपली सबसे ज्यादा यूज हुई है, क्योंकि मैंने इसी पर अपना सिनॉप्स वो बनाई है, आर्टिकल्स बनाए हैं कि दीपनी महाकषाय के द्रव्य और हमारी जो भी बृहत्रयी और लघुत्रयी है।
तो चाहे मैं बृहत्त्रयी देखूं चाहे लघुत्रयी देखूं, सब में पिप्पली के बाद में सबसे ज्यादा बार सूंठी ही इस्तेमाल हुआ, 300 400 इस तरीके से, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स औषधि योग जो है या अकेले भी दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसे किसी के दिमाग में हो कि शीतवीर्य है, इसकी वजह से वात को बढ़ा देगी, कफ को बढ़ा देगी, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मतलब उसमें दीपनी महाकषाय या दीपन द्रव्य ऐड करिए, पहली बात है। और जैसा कि पाठक सर हमेशा कहते हैं कि कभी भी कोई भी रस औषधि दीजिए या मेटेलिक प्रिपरेशंस दीजिए, हमेशा अग्नि को करेक्ट करके दीजिए। मैं हमेशा वैसे भी कहती हूँ कि चूंकि जो भी मेटेलिक प्रिपरेशंस हैं, धातुएं हैं, वो महंगी हैं, तो बनाने की वजह से महंगी है, जो भी वजह है महंगी है, तो महंगी होने की वजह से कभी भी सामता में मत दीजिए। जब आप निराम अवस्था करके देंगे तो पेशेंट को छोटी भी मात्रा बहुत बढ़िया काम करेगी, और सामता में देंगे तो इटसेल्फ वो एक और बहुत बड़ा लोड हो जाएगा कि अगर अग्नि मंद है तो उसमें मैं कहती हूँ ना, एक घूंट पानी भी मतलब भारी पड़ता है। तो जहां पर एक घूंट पानी भी भारी पड़ता है, वहां पर कोई भी औषधि भी भारी पड़ेगी, क्योंकि औषधि का भी तो शरीर के अंदर जारण होता ही होता है। जारण के बगैर वो बॉडी के लेवल पर या यूज नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो बहुत बढ़िया है, व्रण वगैरह सारी जगह पर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। कई सारे जगह छिड़काव के लिए भी चांदी भस्म यूज की जाती थी पहले। अभी हालांकि इस तरह की चीजें अब कम की जा रही हैं। शशि जी आभूषण के बारे में बोलिए, चांदी के आभूषण के बारे में। चलो मैम बोल देते। चांदी के आभूषण की मैंने पहले ही कहा है, चंद्रमा मनसो जाता होता है, मन का कारक होता है। तो अगर मैं यहाँ से आभूषण की बात करूं तो एक्चुअली आभूषण का तो ये है कि शास्त्र जो कहता है वो स्वर्ण के आभूषण पहनने के लिए बोलता था, जो नॉर्मल लेडीज होती थी, और विडो लेडीज को चांदी पहनने के लिए बोला जाता था। शायद हो सकता है उनको एंजाइटी डिसऑर्डर ज्यादा होते थे, उसको मतलब वो करने के लिए बोला जाता था। तो चांदी की तो बिछिया भी पहनते हैं, जो कि सिंपल सी बात है कि उस पॉइंट पर रहती है जहाँ पर से किडनी का कनेक्शन बनता है। फिर पाजेब लोग पहनते थे भारी भारी, जो एंकल जॉइंट के पास का रीजन हो गया। पायल लोग पहनते ही थे, और प्रूवन है पुराने टाइम में लेडीज को पीरियड डिसऑर्डर्स इसीलिए नहीं होते थे क्योंकि शीतलता बॉडी में रखता ही रखता था। कुछ लोग चांदी की कड़ी, चांदी की हंसुली जो बोलते हैं, पुराने टाइम में बड़ी बड़ी होती थी, भारी भारी, वो समझो आपके मतलब शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में पहना जाता था, या इसके ऊपर भी पहना जाता था। तो चांदी के काफी आइटम होते थे, लगभग सारी ज्वेलरी पहनी जाती थी, गोल्ड भी। तो ज्वेलरी के फॉर्मेट में भी और एक रिचनेस का एहसास देता है, क्योंकि देखो हर बीमारी क्या है, साइकोसोमेटिक है। जब हम कंटेंटेड फील करेंगे, जब हमारे अंदर संतोष रहेगा, और जब हमें अंदर से फील होगा ना कि मेरे पास है, तब आपको वैसे भी अपने आप कम बीमारियां होती हैं। कहते नहीं है कि खाना नहीं हो आपके पास में, तब आपको 50 चीजें खाने का मन करेगा, और सामने थाली पड़ी हो ना, तो होता है कौन खाए, छोड़ो। तो तब आप छोड़ना सीख जाते हो। हालांकि एक एटीट्यूड भी होता है, बट एक अंदर से जो एहसास कराता है, क्योंकि तिक्त कषाय है, तो कहीं ना कहीं से एक संतोष की भी प्रॉपर्टी चांदी देगी इटसेल्फ। शीतता जो होती है हमेशा आह्लाद कारक बोला है शास्त्रकारों ने। जो भी शीत गुण द्रव्य होते हैं, चाहे वो चांदी हो चाहे कोई हमारी हर्बल प्रिपरेशंस हो, तो शीत द्रव्य हमेशा आह्लादकारक होते हैं, मतलब मन को अच्छा लगता है। चांदी की छुअन एक अपने आप में टच एक बहुत बढ़िया होता है। और आज से कुछ साल पहले लोग इन सब चीजों को नहीं मानते थे, जब लोगों ने ऑरा को फील करना शुरू किया, खास करके हमारे इस ग्रुप के लोग हैं, कई बार कम एज के बच्चे भी इन सब चीजों को अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग इन चीजों की वैल्यू समझ पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप अंदर से भरे हुए फील करते हो तो मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस कम है, और जब बीमारियां तो मन में ज्यादा बसती हैं, उससे मन में तन में आती हैं, मन से। तो इस वजह से भी चांदी इटसेल्फ बहुत अच्छी है, मतलब आहार भी है, औषध भी है, आभूषण भी है, चंद्रमा को खुश रखने का उपाय भी है। अगर मैं ऐसे और कहूँ तो नागपंचमी जब थी तो उसमें चांदी का नाग का जोड़ा मतलब वो नागपंचमी की पूजा में रखा जाता है, और भी बहुत सारे घर के पूजा पाठ होते हैं, वहां पर भी चांदी की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, की जाती हैं। तो चांदी सेल्फ हर लेवल पर इस्तेमाल होती है। अगर मैं कहूँ सोशल लेवल पर भी है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी है, फिजिकल मेंटल लेवल पर तो यूज हो ही रही है। तो जैसे हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा में चारों फैक्टर्स हैं, उसी तरह खास करके गोल्ड और रजत दोनों के लिए, मतलब गोल्ड और सिल्वर, तो इन दोनों के लिए हर लेवल पर यूज होता है, और हर किसी ने यूज किया होगा। मैंने अकेले कभी भी रौप्य भस्म को, चांदी भस्म को नहीं यूज किया है, पात्र भले ही यूज करे हैं थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्बो में ही मेडिसिन के यूज किया है, शीतता को खास करके ख्याल में रखकर यूज किया है। हाँ, मुझे थोड़ा गोल्ड की प्रिपरेशन ज्यादा पसंद है, बट इसको भी थोड़ा बहुत यूज किया है। जी सर, थैंक यू सर। और मैंने तो अपने जमदग्नि सर के पास देखा था, जब मैं जाता था, मैं फाइनल ईयर में था बीएमएस में, तो सर हर मस्तिष्क के रोगी को, सिजोफ्रेनिया हो गया, ब्रेन एट्रोफी हो गया, फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया,
हर पेशेंट को सर राप्य भस्म जरूर देते थे, और हर गायनेक पेशेंट को, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आर्तवम आग्नेयम, आर्तव आग्नेय है, और शुक्रम सौम्यम, तो शुक्र सौम्य है तो चांदी भस्म देने से सौम्यता और बढ़ के और शुक्र और वृद्धि करेगा। आर्तवम आग्नेयम है तो ये मेंसेस को मतलब रेगुलेट करता है चांदी, इसलिए पायल पहनना बताया जाता है। चांदी खाने से मेंसेस का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आर्तवम आग्नेयम रक्त का प्रसादन भी करेगा, रस रक्त का प्रसादन करके धातुओं की शिथिलता ठीक करके आर्तव स्त्रोतस को ठीक करता है। उसी तरह से प्लीहा वृद्धि अगर होती है तो मंडूर भस्म के साथ देते हैं तो यकृत प्लीहा वृद्धि को अच्छा कर देता है। रस रक्तादि धातुओं को बढ़ाने के लिए मोती भस्म के साथ देते हैं, मक्खन और मिश्री के साथ देते हैं, तो आरबीसी और प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए इसका फायदा होता है। अभी आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? सूतिका ज्वर में आपने बोल दिया ना रजत हाँ भस्म, तो प्रताप लंकेश्वर के साथ यूज किया तो हाँ चलेगा ना? चलेगा, हाँ मैं, हाँ, मैं तो प्रताप लंकेश्वर ज्यादा यूज करती हूँ सूतिका ज्वर में। हाँ। तो मैंने रजत भस्म। हाँ, मैंने सर के क्लिनिक में पहली बार देखा था लाइफ हाँ। में, जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो चांदी का भस्म सर के क्लिनिक में 5-5 किलो चांदी का भस्म, पहली बार ऐसा वैद्य देखा मैंने लाइफ में, हमारे जमदग्नि सर। और 1-1 किलो स्वर्ण भस्म सर के क्लिनिक में, इतना मतलब भस्म किसी ने नहीं देखा होगा लाइफ में, मैंने सर के क्लिनिक में देखा है। सर इतना यूज करते थे, मतलब हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग लाते भी हैं तो कितना, एक रत्ती, आधा रत्ती, और कितना हम कम करते हैं, लेकिन सर के क्लिनिक में 1-1 किलो, 5-5 किलो रखा हुआ था, और सर यूज करते थे। सर इतना मत करते, हर किडनी के पेशेंट को देते थे सर, जो ग्रंथों में लिखा है ना सर ने पूरा यूज किया है। और सर आपको और सर से अगर पूछना होगा तो सर और अच्छा बताएंगे। बोलिए बीना मैडम। हाँ सर, सुन रही हूँ। हाँ, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। रौप्य भस्म की कहानी तो बहुत ओके। सारी है, लेकिन अभी टाइम हो गया है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 9 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।